दहेज में आई नौकरानी। आज मेरे मंझले बेटे की शादी थी और मैं बहुत खुश थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों की शादी करके पारित हो जाएं और फिर हम तीर्थ यात्रा पर चले जाएं, घर में बहू आ जाए और घर खुशियों से भर जाए। वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, इतनी भी जान नहीं रहती कि मैं अपने घर का कामकाज कर सकूं। इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी एक खूबसूरत लड़की से तय की थी। सोने पर सुहागा यह हुआ कि वह अपने घर से इकलौती लड़की थी। उनके घर वालों ने बहू को सारा दहेज दिया और साथ में एक काम वाली, एक नौकरानी भी दी थी। पहले तो मुझे हैरत हुई, फिर थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी भी लाई है, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन मुझे नौकरानी का काम पसंद नहीं आता था। मैंने मन ही मन में सोचा कि पहला हफ्ता 2 हफ्ता ठीक, फिर उसको चलता करूँगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मंजू ने मेरे घर में अपनी जगह बना ली थी। ना जाने क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। जहाँ तक मेरी बहू की बात है तो उसको मैंने पहली बार टेलर की दुकान पर देखा था, जहाँ मैं अपनी नंद के साथ गई थी। वरना मैं टेलर के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपने कपड़े खुद सिलती थी। जब मैंने टेलर की दुकान में उस लड़की को देखा तो मुझे बहुत पसंद आ गई। सुलझी हुई और तमीज़दार। उसकी दादी भी उसके साथ आई थी। बातों बातों में मैंने उसके घर का पता पूछ लिया और उसकी जात भी पूछ ली। फिर मैंने अपने बेटे का रिश्ता उनके घर भेज दिया। उन लोगों ने भी मेरे बेटे को पसंद कर लिया। अब मुझे इत्मीनान हो गया था। मेरी बहू नीतू भी बहुत अच्छी थी, काम वाली मंजू भी। लेकिन बहू के साथ जो मंजू आई थी वह हर वक्त पर्दे में रहती। यह बात काफ़ी अजीब थी। खैर, मैं बिल्कुल चुप थी। मैं अपने किचन का काम किसी को नहीं करने दिया करती थी। लेकिन वह लड़की यहाँ मुझे भी पीछे छोड़ गई। वह बहुत ही सच्ची और नेक दिल लड़की थी। मैंने उसे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम भी सौंप दिया था। अब मैं बहुत सुकून में थी। वह लड़की न सिर्फ घर के काम करती थी बल्कि मेरी सेवा भी बहुत करती थी। मैं हैरान हो जाती, लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर वक्त घूंघट में रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में घूंघट उतार दे। यहाँ पर ऐसा कौन है जिससे तुम घूंघट करोगी? हम सास बहू के अलावा यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा बेटा भी काम पर जाता तो वह शाम को ही घर पर आता था, मगर मेरी बात से वह बहुत घबरा जाती। उसके हाथ कांपने लग जाते थे। मेरी बहू आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप इसको कुछ न कहिए, यह अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। यह बहुत पर्दे वाली है, उसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, तो आप उसे ना कहें। मंजू के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मम्मी जी, हमने उसका चेहरा देखकर करना ही क्या है, जब हमें इतना सुख दे रही है। घर को हमारे एकदम चमका कर रखती है, खाना एकदम फास्ट एंड फैंटास्टिक बनाती है। मैंने देखा है रात तक आपके पैर दबाती है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी फरमाइश पर ये भड़क जाए और काम ही छोड़कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी नौकरानी? बहू की बात पर मैं एकदम चुप हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला औरत से कैसा पर्दा? यूं ही समय बीतता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि मंजू किचन के साथ वाले कमरे में पूजा कर रही है। उसका दरवाजा खुला था। मेरी नजरें मंजू पर थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी पवित्र और धार्मिक औरत है। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी कि उस वक्त वह घूंघट में नहीं थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खड़ी रही। शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे, और अचानक जब वो पूजा की प्लेट उठाने के लिए मुड़ी तो उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी, मैं गिरते गिरते बची। मेरी रूह तक कांप गई। मैं अचानक से चिल्लाई, हे भगवान! मुझे अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। मैंने जल्दी से पानी का गिलास अपने मुंह में लगाया, लेकिन तब तक मंजू की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी और वह भी घबरा उठी थी और कमरे की तरफ भागकर खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं उसको तब देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो गई थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। सारी रात मैं सो ना सकी। यह सब आखिर क्या था? ऐसा क्या हो सकता है? मुझे सुबह तक बेसब्री से इंतजार था। मैं बस चाहती थी कि बहू के सामने खड़ी होकर यह सारा सच उगलवा लूं।
लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से पूछूंगी कि यह क्या है। अगर मेरे बेटे को इस बात की भनक भी पड़ जाती तो वह उसी वक्त तलाक दे देता। तलाक क्या, शायद वह गुस्से में आकर नीतू को जान से मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो जाता। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। नीतू से उसका सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं सोच ही चुकी थी कि अगर उसका रत्ती भर भी कसूर निकला तो उसको तलाक मैं खुद दिलवा दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू की सब बात बता सकती थी। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू उठ चुकी थी, उसने नाश्ता कर लिया था और अब अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया था। यही वक्त था जानने का। मैं फौरन बहू के कमरे की तरफ गई, दरवाजा नॉक किया और अंदर चली गई। बहू ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी अपने बाल संवार रही थी। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई। उससे पूछा कि यह क्या माजरा है, आखिर क्या है? मेरे घर में तुम दोनों क्या खेल खेल रही हो? मंजू कौन है? मंजू का आखिर क्या राज है? कोई जानकारी नहीं होने देगी, वरना अब देखो मैं हूँ। मुझे अब सच बताओ। मैं सच जानने के बाद फैसला लूँगी। मेरी बात को सुन गए अपने आंसू पोंछ कर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया, मैं खाते पीते घर से संबंध रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वह बाहर शहर में रहती थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई अरुण थे। अचानक पापा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस न देने की वजह से अरुण को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्ज में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक ही साथ देते हैं जब आपके पास पैसा हो। पापा ने अपना कर्ज उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे एक छोटा मकान किराए पर ले लिया और उससे 6 महीने का एडवांस दे दिया गया और 2 महीने का राशन डलवा दिया। अब बस चंद हजार रुपए ही बचे थे, वह भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं नौकरी करती। पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के नीचे आकर तो और भी कमज़ोर हो गए थे। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वह परेशान न हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहाँ भी मायूस होकर आई क्योंकि मेरी डिग्री उस नौकरी के लायक नहीं थी। वे 2000 पर मुझे रखना चाहते थे और इतनी महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता। मैं बाहर आ गई। तेज चिलचिलाती धूप में बस स्टॉप के बीच में बैठकर बस का इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गले पर फिसलते जा रहे थे। फिर किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ, मगर सर उठाया तो बहुत डर गई क्योंकि वो एक अजनबी आदमी था और वह हमेशा मुझे वहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था। मगर आज उसकी इतनी हिम्मत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई, मगर वो वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने कहा उसे कि वह चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वह नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने मन में सोचा कि वह मेरी क्या मदद करेगा, यह बेचारा खुद तो मांगकर अपना पेट पालता है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन वह नहीं माना और जिद करने लगा। तो मैंने उसे बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। यह सुनकर उसने अपनी राय दी कि मैं अपना बुटीक क्यों नहीं खोल लेती। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि किसी बुटीक में कोर्स कर सको। सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। यह सुनकर उसने अपनी जेब से कागज और कलम निकालकर कागज पर कुछ लिखा और फिर कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह मेरा नंबर है,
तुम सोच लो, फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने झट से उसके हाथ से कागज़ ले लिया और वहाँ से उठ गई, क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर उस सारे किस्से को भूल गई। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में सारी बातें आ गई कि अचानक वह अजनबी आदमी आ गया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, जो वो मुझे देने की कह रहा था। अगर है भी तो वह मुझे क्यों देगा? आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे एतबार तो नहीं आया, लेकिन जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वह पर्ची निकाली जिस पर उसने नंबर लिख दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया और सो गई। उस किस्से को काफ़ी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया था। अब तो वह ट्यूशन वगैरह भी छूट गए थे। मुझे और मम्मी को कमल के स्कूल की भी बहुत फिक्र हो रही थी। कितने महीने हो गए थे वह घर पर उदास बैठा अपने स्कूल बैग को खोल के अपनी किताबें बिखेरे हुए घंटों उन्हें देखता रहता था। उसके स्कूल का बहुत हर्ज हो रहा था। उस दिन मैं अपने दोस्त के घर गई उससे बात करने की मुझे किसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर रखवा दे। उससे बात करके मैं वहाँ से निकली तो रास्ते में एक टेलर की दुकान थी। उसे देखकर मुझे उस अजनबी की बात याद आई। मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ सिलाई। टेलर ने कहा कि कोर्स करने के लिए 10,000 लगेंगे और 1 साल का कोर्स है जिसमें वह मुझे सब कुछ सिखा देगा। यह सुनकर मैं मायूस होकर वहाँ से निकल गई। मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे। खैर, मैं घर आ गई। उस दिन मैंने उस अजनबी का नंबर मिलाया। उसने मेरा फ़ोन काट दिया और खुद कॉल कर पूछा, क्या मैं वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी? मुझे बहुत हैरत हुई कि उसने मेरा नाम सुने बिना ही मुझे कैसे पहचाना, मगर मैंने उस पर शक किए बिना कहा कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी, और पूछा कि वो कहाँ से मुझे पैसे देगा, जबकि वह खुद बहुत गरीब है। वह यह बात सुनकर हंसा कि तुम्हें पैसों से मतलब है, तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा मुझे 1 लाख चाहिए। टेलर का कोर्स करूँगी और फिर खुद की दुकान खोलूँगी, फिर मैं बाद में उसे पैसे लौटा दूँगी। उसने मुझे बस स्टॉप पर बुलाया और मैंने हामी भर दी। अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वह वहाँ पहले से मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफाफा दिया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने लिफाफा झट से अपने पर्स में रख लिया और वापस घर आ गई। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैंने लिफाफा खोला। लिफाफे में 2 लाख रुपए देखकर मैं हैरान थी। मैंने उसे कॉल किया, पूछा कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत थी और तुमने 2 लाख क्यों दिए? तो वह बोला कि 1 लाख कोर्स में लगाओ और दुकान खोलो और 1 लाख घर में रखकर आराम से खर्च करना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जोश में आकर उससे वादा कर बैठी कि ज़िंदगी में मेरी कभी कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मुझे अपनी बहन समझे। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन कोर्स का पैसा जमा करवा दिया और कोर्स ज्वाइन कर लिया। दिन पर दिन गुजरते गए। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और अरुण को स्कूल में दाखिला करवा दिया था। इस तरह साल पूरा हो गया। बुटीक में मुझे मास्टर डिग्री मिल गई। अब मैं अपना बुटीक खोलना चाहती थी। मैंने अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल लगाई और बताया कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो उसने कहा कि मैं फिर उसी जगह पर आ जाऊं। मैं वहां गई तो उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा मेरे साथ चलो। मैं सोच में पड़ गई। वह बोला, मैं तुम्हें बुटीक दिखाता हूँ जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं उसके साथ चली गई और सारी बातें तय की और घर आ गई। दूसरे दिन बुटीक पर बैठ गई
और बुटीक ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। बुटीक चल पड़ा था। घर के हालात ठीक होने लगे थे। मैं उसे अपना मसीहा समझ बैठी थी। दिन रात उसी को दुआएं देती थी। मेरी दुकान पर औरतें आती रहती। उसमें एक औरत आप भी थी जिन्होंने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी। एक दिन अजनबी मददगार मेरे पास आया और बोला कि उसे मुझसे कुछ चाहिए है। मैंने कहा मैं उसकी सभी पैसे लौटा दूंगी और बस कुछ वक्त दे। मुझे उसने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे मेरी मदद चाहिए। उसने मुझे मेरी ही नादानी में किया हुआ वादा याद कराया जो मैंने उसे 2 लाख के बदले किया था। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई थी कि ना जाने अब मुझसे क्या मांगने जा रहा है, लेकिन मैंने दिल कड़ा करके कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने दहेज में लेकर जाओगी। मैं हैरान हुई, मगर यह कैसे हो सकता है। उसने बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपने साथ काम वाली बनाकर ले जाओ। मैं हर वक्त खुद को ढक कर रखूँगा। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। तब तो मैं चिल्लाई थी, और यह सब क्यों करूँगी। यह मानती हूँ कि तुम मेरे मददगार हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ, मगर मैं अपने होने वाले पति को इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं दे सकती। मैं क्यों एक गैर आदमी को अपने घर ले जाऊं? मुझे क्या मालूम तुम किस इरादे से और किस नीयत से मेरे साथ जाना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी खोली जो नोटों से भरी हुई थी। मैंने 2 लाख पहले से अलग करके एक लिफाफे में डाल रखे थे कि ना जाने कब मेरे मददगार को उन पैसों की जरूरत पड़ जाए। मैंने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि गिन लो, उसमें पूरे 2 लाख हैं। यह लो और जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। वह मेरी बात सुनकर एकदम मेरे पाँव में गिर कर गिड़गिड़ाया। मैं डर के पीछे हट गई थी। वह फूट फूट कर रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ बांध दिए थे। वह ऐसे रो रहा था जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से जुदा होकर डरा हुआ रो रहा हो। उसकी हालात देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं भी ज़मीन पर उसके पास बैठ गई। बताओ भाई, क्या बात है? आपको क्या हो गया है? वह मुझे तकने लगा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि नीतू, मुझे मेरी माँ से मिला दो। मैंने बोला, कौन सी माँ? मैं हैरान हो गई थी। उसने कहा, तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो। मेरी आरजू को पूरा हो लेने दो। उसकी बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। यह कैसे हो सकता है? मेरे पति का भाई, अगर वह मेरी सास का ही बेटा है तो चोरों की तरह क्यों जाना चाहता है हमारे घर? मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। जब वह बोला था, मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो गई हो। तुम यह सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूँ तो मैं सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता, मगर मेरी मजबूरी है बहन। वह बहुत रो रहा था। रोते रोते मुझे अपनी सारी कहानी सुना रहा था कि जब मैं पैदा हुआ था मेरी माँ बहुत खुश नहीं हुई थी। उनको ढेरों परेशानियों ने घेर लिया था। मुमकिन था कि मेरा पिता अस्पताल के बेड पर ही मेरी मम्मी को तलाक देकर चला जाता। हालांकि उसमें कसूर मेरी मम्मी का तो नहीं था। यह तो भगवान की मर्जी थी कि उसने मुझे न लड़का बनाया न लड़की। मुझे तीसरा जेंडर बना दिया। उसकी बातें सुनकर मैं सकते में आ गई थी, जबकि खुद उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने मेरी मम्मी को बताया कि तेरे घर तीसरे जेंडर की पैदाइश हुई है, तो मानो नज़रों में माँ का दुख समझकर चुप हो गई और पापा को बोला, आपके घर लड़का पैदा हुआ है?
सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हर कोई मेरी माँ के आगे पीछे घूम रहा था, जबकि वह चुप थी, कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। और मुझे नहीं मालूम उसने कैसे मुझे घर वालों से छुपा कर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी तो मालूम नहीं था। मम्मी मुझे लड़के वाले कपड़े पहनाती थी, लड़के वाले स्कूल में भी डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़के ना भाते थे। मेरा दिल करता था कि मैं गेंद बल्ले से नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की गुड़िया से खेलूं। मुझे मम्मी की सुर्खियाँ अच्छी लगती थी, उनके जेवर सब बहुत अच्छा लगता था। मैं एक दिन मम्मी की लाल चुनरी ओढ़कर अपने होठों पर लाली लगाकर बाहर आंगन में निकल गया। मेरी दादी हंस हंस कर आंगन में लौट गई थी। मम्मी को बुलाकर कहा, देख तेरा लाडला क्या कर रहा है। उस दिन मम्मी मुझे बाजू से पकड़ कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुझे पापा की बेल्ट से बहुत मारा था। मैं 6 साल का बच्चा ही तो था। मेरी जगह जगह से मांस उधड़ गया था। मैं बहुत चीखा था, लेकिन मम्मी को मुझ पर रहम नहीं आया था। जब मेरे जिस्म में खून बहने लगा था, उनका हाथ रुक गया। अब वह मुझसे भी ज़्यादा चीख रही थी। हम दोनों माँ बेटे रो कर निडाल हो चुके थे। दादी ने दरवाज़ा बजाया, लेकिन मम्मी ने नहीं खोला। माँ अपना सर दीवार पर मार मार कर लहूलुहान हो चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वह मेरे लिए तड़प रही थी, मैं अपनी मम्मी के लिए। मैं कितने ही दिन मम्मी को तकलीफ़ याद करके रोता रहता। मम्मी तो हर वक्त हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगती रहती थी। उस दिन माँ ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो पापा मुझे ऐसी जगह पर छोड़ आएंगे जहाँ हर रोज़ ऐसे ही मार पड़ा करेगी। उस दिन के बाद मैंने ऐसे करने का भी नहीं सोचा। कई बार दिल चाहा, मगर मैंने अपने दिल को रोन डाला। कई साल बीत गई, मम्मी की मार भी भूल गया, लेकिन जो सबक माँ हर रोज़ पढ़ाया करती मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है, जब मैं 10 साल का हुआ तो पापा ने घर में छोटा सा भंडारा करने की सोची। मम्मी ने मेरे लिए बेहतरीन पैंट शर्ट निकाल रखी थी, लेकिन मैंने अपनी बहन की नई फ्रॉक पहन ली थी। मम्मी की लिपस्टिक लगाकर जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हंस दिए थे। मम्मी भी मेरे सर पर हल्के से हाथ लगाकर बोली कि तुम्हारी मजाक करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वह मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए वह बेतहाशा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वह बोली, तुमने बहुत गलत किया। अगले दिन मम्मी मुझे बाजार ले गई, लेकिन वह बाजार तो नहीं था। वह मुझे दूर एक कस्बे में ले गई। तंग गलियों से गुजरते हुए मुझे एक घर में ले गई जहाँ सभी तीसरे जेंडर के लोग थे। बात बात पर ताली पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने मम्मी को हाथ लगाकर कहा, मम्मी यहाँ से चलो, मेरा दम घुट रहा है। मगर वो एक गिरोह के व्यक्ति के पास बैठकर न जाने क्या बात कर रो रही थी। गिरोह ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैंने मम्मी का कंधा फिर से हिलाकर कहा, मम्मी उठो, घर चलो। मेरा दिल अनजाने डर से काँप रहा था। मेरा दिल किया कि मैं तेजी से चिल्लाऊं, मम्मी के कानों तक आवाज़ चली जाए और मेरी माँ सुनकर मेरे पास आ जाए। मैं बहुत बेबस था। मेरे कमज़ोर बदन में इतना जोर कहाँ था कि मैं उन हट्टी कट्टी लोगों से खुद को छुड़ा लेता। मैं सारी रात दहाड़े मार मार कर रोता रहा। वह मुझे प्यार से समझाते रहे, मगर मैं समझने की उम्र का तो नहीं था ना। सुबह सवेरे ही मम्मी मुझसे मिलने चली आई। मैं उससे लिपटकर एक बार फिर बहुत रोया। मम्मी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने वादा भी किया कि आज के बाद लिपस्टिक पाउडर हाथ नहीं लगाऊंगा। मगर माँ बेहद चुप थी। गिरोह मुझसे प्यार करता तो मुझे उनसे घिन आती। मैं सबसे अलग बैठकर
याद करता, रोता रहता। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था, तभी वह रोने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही उसे ऐसी जगह छोड़ गए थे। उसे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता था, न कोई उनसे कभी मिलने आता था। गिरोह ने मुझे बताया कि मैं उन जैसा ही हूँ, अब मुझे उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना ही हो गया था। मम्मी ने मुझे बताया कि सब मुझे याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन मम्मी ने उनसे झूठ बोल रखा है कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि सब के पीछे मेरी मम्मी ही थी। वह मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। मैंने ही समझौता करना सीख लिया। अब मैं मम्मी से खफा रहता। गिरोह ने मुझे डांस सीखने को कहा। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। अब मैं खूब मेकअप करके मम्मी से मिलता था कि वह गुस्से में आकर मुझे घर ले चले, मगर मम्मी का दिल नहीं पिघला। गिरोह ने मेरे हुनर को तराश कर मुझे हीरा बना दिया। अब मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। पूरे शहर में मेरी चर्चा होने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था और हसीन भी। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गिरोह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। मैं सारा दिन उनकी खिदमत करता, हर ऐशो आराम का इंतजाम करता। गिरोह मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि तुम पढ़ाई करो। उसने मुझे एक पता दिया कि मैं वहाँ जाऊँ। यह मेरे गिरोह की आखिरी ख्वाहिश थी। न चाहते हुए मुझे उस पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था। तब मुझे घर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में भगवान के भजन सुने। मैं वहाँ जम सा गया। फिर वही आवाज़, उसमें जो बात थी, उसने मुझ पर बहुत असर किया। मैं घर आकर रोता रहा और भगवान से माफ़िया मांगता रहा। मैंने डांस छोड़ दिया। अपना पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा था। मुझे रोज़ाना जिस आंखों का और जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था, यह मैं ही जानता था। तब मुझे मम्मी की मजबूरी समझ आई। मेरी मम्मी आखिर क्या कर लेती? उसकी बेटी भी जवान हो रही थी। फिर भला एक तीसरे जेंडर इंसान की बहन से कौन शादी करता? मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूं। तुम मुझे ज़रूरतमंद लगी, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। अपनी माँ से मिलने की बहुत ख्वाहिश मेरे मन में थी। मैं उनकी खिदमत कर खुदा को राज़ी करना चाहता था। एक दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे बुटीक आया तो मैंने वहाँ अपनी माँ को देख लिया। फिर पता चला कि वह तुम्हें अपने बेटे के यानी मेरे भाई से शादी कराना चाहती है। तभी तो मैं तुम्हारे पास चला आया। सारी बातें सुनकर रो दिया। मम्मी जी, उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैं गलत थी? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो ज़मीन में धंस गई थी। मैं बहू को गले लगकर बड़ा रोई। मुझे मेरा नन्हा सितारा बड़ा याद आ रहा था। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वह अपना सारा सामान पैक कर कर बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने उसको उठाया और उसको गले लगाया, हाथ जोड़कर अपनी हर गलती की माफ़ी मांगी। उसने मुझे माफ़ कर दिया। मेरा सितारा मेरे सीने से लग रो रहा था। फिर वह मुझसे जुदा हुआ, अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीन कर कहा कि वह मेरे पास रहे। वह घबरा गया और बोला, मम्मी, मैं आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तब मैं बोली, मुझे लगा मेरी आवाज़ किसी गड्ढे से आ रही है। बेटा, ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर उस कदर छा गया था कि मैं भगवान के गुस्से को तो भूल ही गई थी। अगर वह क़यामत के दिन मुझसे पूछ लेता कि बेटा और बेटी मैंने दिए थे तो तुमने रख लिए और मैंने अपनी पसंद का एक ख़ास बंदा दिया तो दुत्कार दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे भगवान के सामने रुस्वा होने से बचा ले। मैंने अपने सितारे के सामने हाथ जोड़ दिए।
तो वह बैग फेंक कर मुझसे लिपट गया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। भगवान की कृपा है, उसने मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दे दिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।